अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लाइफ एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइफ और उसकी खसूसियत के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ होती क्या है और उसकी खसूसियत क्या है। तो उन खसूसियत में कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या वो खसूसियत सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होती है? तो फिर हम उन खसूसियत की बेस के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बेटे हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि जो लिविंग लाइफ है इसकी डेफिनेशन क्या है। बेटे सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो लाइफ की जो डेफिनेशन है बेटे ये कुछ खसूसियत का एक ऐसा मजमुआ है जो जानदार चीजों को बेजान चीजों से अलग करती है या फिर जो जानदार और बेजान चीजों में फर्क पैदा करते हैं। उन खसूसियत का जो मजमुआ होता है बेटे उसको हम कहते हैं लाइफ। अब वो हम देखेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ जो हमने डिस्कस किया है कि जो हमने पहले कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में डिफरेंशिएट करती हैं। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर बेटे इंक्लूडिंग डेड ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, हमने उनके अंदर भी फर्क करना है। तो ये होगी बेटे डेफिनेशन ऑफ लाइफ, अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग डेड बॉडीज और डेड ऑर्गेनिजम्स। तो उसको बेटे हम कहते हैं लाइफ। उसके बाद वो कौन सी खसूसियत है जिन खसूसियत को हम कहते हैं कि वो लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क करती है। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटे हाईली ऑर्गेनाइज्ड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटे दीज आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। कॉम्प्लेक्स एंटिटीज का मतलब होता है बॉडीज, अजसाम। तो क्या होता है बेटे हाईली ऑर्गेनाइज्ड लिविंग थिंग्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। तो पहली खसूसियत क्या है बेटे? एक तो कॉम्प्लेक्स होते हैं, दूसरा उनकी जो स्ट्रक्चर होती है हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो दूसरी जो बेटे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने सेल से मिलकर बनी होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। बेटे एक सेल के ऊपर या एक से ज्यादा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर तो वो वन सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होंगे दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर एक से ज्यादा के ऊपर मुश्तमिल होंगे तो उनको बेटे हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम देखना होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। अगर एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होंगे तो वो यूनिसेलुलर होंगे। अगर एक से ज्यादा के ऊपर एक से ज्यादा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होंगे तो उनको बेटे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है दे कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम्स। अब जेनेटिक प्रोग्राम तो यहाँ पे हम बेटे फोकस करेंगे, हमारे जहन होना चाहिए कि डीएनए होता है इनके पास। अब डीएनए आपको पता है कि दैट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जो विरासत है उसके अंदर इनका इनहेरिटेंस के अंदर जो डीएनए है उसका वहां पे रोल होता है। तो कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेटे इसके अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर एक ऐसी मालूमात होती है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। अब डीएनए के अंदर वो तमाम की तमाम मालूमात होती हैं कि उनके पेरेंट्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, वो किस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं। तो वो तमाम की तमाम जो इंफॉर्मेशन है बेटे वो डीएनए के अंदर होती है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर जेनेटिक प्रोग्राम होगा। दे कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटे वो है एनर्जी। एनर्जी होती क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की जो सलाहियत होती है बेटे उसको हम कहते हैं एनर्जी। अब एनर्जी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म
इसको हासिल भी करते हैं और यूज भी करते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर एंड यूज एनर्जी। एनर्जी को हासिल कैसे करते हैं? बेटे आपने प्लांट्स के बारे में सुना होगा कि प्लांट जो है अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, तो उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। तो वो फोटोसिंथेसिस के जरिए सनलाइट जो होती है सोलर एनर्जी उसको हासिल करते हैं। वो सोलर एनर्जी को तब्दील कर देते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। किस प्रोसेस के जरिए होता है बेटे? ये होता है फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए। अब जब प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं तो हम इनको कहते हैं कि ये प्रोड्यूसर्स हैं। ये प्रोड्यूसर जो है इकोसिस्टम के अंदर सबसे मेजर प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं। अब इन प्लांट्स को दूसरे ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, एनिमल्स के अंदर हम इंसान भी शामिल हैं। तो एनिमल जो है वो हेटेरोट्रॉफ है, वो अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते, तो वो अपनी खुराक बेटे जो रेडीमेड पहले से बनी हुई खुराक होती है उसके ऊपर इन्हिसार करते हैं। तो वो प्लांट्स को बेटे अपनी खुराक के लिए यूज करते हैं। इसलिए बेटे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो एक्वायर भी करेगा और एनर्जी का इस्तेमाल भी करेगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ग्रोथ। ग्रोथ की बेटे जो डेफिनेशन होती है परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। परमानेंट मुस्तकिल तौर पर, इरिवर्सिबल जिसको हम बैक पे पुश ना कर सकें। तो परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ग्रोथ। अब जो ग्रोथ होती है बेटे तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने साइज में इजाफा करते हैं, कैन ग्रो इन साइज। बेटे देखिए जब इंसान छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ होती है, तो फिर वो डिफरेंट स्टेजेस या मुख्तलिफ टाइप्स की ग्रोथ होती है। कुछ ग्रोथ की टाइप्स ऐसी होती है बेटे जिसके अंदर लेंथ में इजाफा होता है, और कुछ ग्रोथ की टाइप ऐसी होती है जिसके अंदर वेट या मोटापे में इजाफा होता है। वो अलग से टॉपिक है, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन साइज। उसके बाद जो नेक्स्ट बेटे इसकी खुसूसियत है मेंटेन्स इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है उसको ये मेंटेन्स कहते हैं। आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसको हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। अपने बॉडी के अंदरूनी माहौल को बैरूनी चेंजेस से प्रोटेक्शन या महफूज करने का जो अमल होता है उसको बेटा हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो होमियोस्टेसिस के जरिए इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं? मेंटेन द फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। तो वो कांस्टेंट रखते हैं। हमारी जो बॉडी का टेंपरेचर होता है बेटे होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बाहर का जो एक्सटर्नल टेंपरेचर होता है वो 37 से बात ऊपर चला जाता है, 40 तक चला जाता है, 40 प्लस में भी चला जाता है। लेकिन हमारी बॉडी कोशिश करती है कि बैरूनी टेंपरेचर के बढ़ने से जो बॉडी का इंटरनल टेंपरेचर है उसको 37 पे मेंटेन करें। अगर 37 पे मेंटेन नहीं कर सकेंगे तो बॉडी का टेंपरेचर जैसे ही बढ़ेगा तो तमाम के तमाम एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएंगे। वो तब एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस स्टॉप हो जाएंगे तो फिर बॉडी जो है फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करेगी। इसकी सिंपल एग्जांपल बेटे जब फीवर होता है, हमें बुखार होता है, बुखार के अंदर बॉडी का टेंपरेचर बढ़ जाता है तो बुखार के अंदर हमें भूख क्यों नहीं लगती? क्योंकि वहां पे मेटाबॉलिक पाथवे जो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं ड्यू टू डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। वहां पे जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर का मतलब ये होता है कि उनकी स्ट्रक्चर टूट जाती है तो वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए बेटे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे मेंटेन फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। जो सेकंड लास्ट है बेटे इसकी कैरेक्टरिस्टिक वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेटे एक ऐसा अमल है जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म अपनी औलाद या अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स। अपने जैसी औलाद पैदा कर सकते हैं। ये खुसूसियत किसके अंदर होती है बेटे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं। अगर इंसान होंगे तो वो इंसान प्रोड्यूस करेंगे, अगर एनिमल्स हैं तो
रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ये भी बेटे रिप्रोडक्शन भी क्या है, एक खसूसियत है लाइफ की या लिविंग थिंग्स की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। उसके बाद है रेस्पॉन्स, असर शो करना। बेटे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो भी तब्दीलियां आती हैं, उन तब्दीलियों को जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेस्पॉन्स करते हैं। अभी मैंने जब होम्योस्टैसिस का आपको बताया कि अगर बाहर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको रेस्पॉन्स करने के लिए या तो सायादार जगह की तरफ मूव करेंगे या फिर क्या करेंगे, जो बाहर टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए या उसके मुताबिक मेंटेन करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये भी है बेटे, तो रेस्पॉन्स शो करेंगे, रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, जो भी है, वो चाहे टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज आ रहा है, वो पीएच के अंदर कोई चेंज आ रहा है, वो ह्यूमिडिटी के अंदर कोई चेंज आ रहा है, या फिर जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है एनवायरनमेंट के, उसके अंदर जो भी चेंजेस आती हैं उसको बेटे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। तो एक टर्म होती है बेटे सेंसिटिविटी, ability of an organism to respond against the changes in environment। sensitivity क्या बेटे, ability of organism to respond against the changes in the environment, इसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी। किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो सलाहियत जिसके अंदर वो एनवायरनमेंट की तब्दीलियों को रेस्पॉन्स करने की सलाहियत रखते हो, तो उसको बेटे हम कहते हैं सेंसिटिविटी। तो ये है बेटे वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंशिएट करते हैं। तो उसमें पहला है हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसके बाद बेटे जेनेटिक प्रोग्राम, एनर्जी, ग्रोथ, होम्योस्टैसिस और रिप्रोडक्शन एंड रेस्पॉन्स। तो ये तमाम खसूसियत जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी उस ऑर्गेनिज्म को बेटे हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये खसूसियत नहीं होगी, ऑल दोज ऑर्गेनिज्म दैट डोंट हैव ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिक्लेयर्ड एज नॉन लिविंग थिंग्स। तो जिनके अंदर ये होगी वो लिविंग थिंग्स होगी और जिनके अंदर ये खसूसियत नहीं होगी उनको बेटे हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग। तो उसके बाद बेटे मेजर फील्ड्स या ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे जब हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चंस जहन में आते हैं कि हम बायोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर क्यों तकसीम करते हैं, इसकी वजह क्या है। तो बेटे ये तो साइंस ऑफ बायोलॉजी इज अ वाइड बेस्ड स्टडी। जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है बहुत वास्ट फील्ड है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। जब इतने ज्यादा वॉल्यूम्स हैं तो उनको कंप्रीहेंसिवली अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए बेटे हम क्या करते हैं, बायोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो इट बायोलॉजी कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तकरीबन तमाम पहलुओं को बेटे बायोलॉजी क्या करती है, डिस्कस करती है। तो इसलिए बेटे इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस फॉर कंप्रीहेंडिंग एंड स्टडीइंग द बायोलॉजी। जो बायोलॉजी का साइंस है बेटे, जो साइंस है उसको हम मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर अच्छे तरीके से समझने और बायोलॉजी के सब्जेक्ट के मुताले के लिए बेटे हम क्या करते हैं, इसको मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करते हैं। तो उसमें से कुछ ब्रांचेस जो है, तो बेटे उसमें से जो सबसे पहले है बायोलॉजी की ब्रांच वो है इकोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल रिलेशंस। अब बेटे जब एनवायरनमेंट की बात होती है, एनवायरनमेंट क्या होता है, सराउंडिंग्स ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट के अंदर दो किस्म के कंपोनेंट होते हैं, लिविंग जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं और दूसरे होते हैं बेटे नॉन लिविंग जिसको हम फिजिकल या एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अब एक ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहेगा उसका अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन जो रिलेशन है बेटे उसको हम इकोलॉजी की ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल रिलेशन, उसको हम कहते हैं बेटे इकोलॉजी। जो दूसरी है बेटे वो है एम्ब्रियोलॉजी, डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्स और जाइगोट।
बेटे जो एम्ब्रियो का जो मुतायदा होता है उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो डेवलपमेंट होती है, प्रोग्रेसिव चेंजेस होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। छोटा बच्चा था वो मुख्तलिफ स्टेजेस से होता है एक अडल्ट या मैच्योर ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह चेंज होता है। तो फर्टिलाइज्ड एग से लेकर एक मैच्योर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के बनने तक की जो मुतायदा होता है बेटे उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो जो नेक्स्ट बेटे ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर इसको समझने के लिए आसान अल्फाज में बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस का मुतायदा जो होता है बेटे उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो कौन कौन से किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं बेटे उनका जो मुतायदा होता है उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी बेटे जो कि इंपॉर्टेंट चीज हमें बताती है, हमारे पास फिजियोलॉजी को स्टडी करने के लिए दो किस्म की हाइपोथेसिस होती है। एक होती है बेटे टीलोलॉजिकल अप्रोच, मफरूजा है कि सांस लेना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, ये टीलोलॉजिकल अप्रोच है, मफरूजा है कि सांस के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। दूसरी होती है बेटे मैकेनिस्टिक अप्रोच, मैकेनिज्म वाइज हमने पहले कहा कि सांस लेना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। हम ये देखेंगे कि सांस लेना ये कैसा मैकेनिज्म है, हम किस तरह सांस लेते हैं, बॉडी के कौन कौन से स्ट्रक्चर इसके अंदर इस्तेमाल होती है। तो पूरा एक जो रेस्पिरेशन या सांस लेने का जो मैकेनिज्म होता है बेटे वो हमें क्या बताती है, बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच बताती है, वो बताती है बेटे फिजियोलॉजी। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस, अशकाल और उसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच का मुताला करते हैं उसको बेटे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। अब लफ्ज स्ट्रक्चर जो है इट रिप्रेजेंट द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड विद नेकेड आई और माइक्रोस्कोप। यहाँ पे जो लफ्ज मैंने बेटे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है, इससे मुराद जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनको हम आम आंख से या फिर माइक्रोस्कोप के जरिए उनका मुशाहिदा करते हैं। उसके बाद जो दूसरी बेटे ब्रांच है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी का जो दूसरा नाम है वो है इंटरनल मॉर्फोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका जो मुताला होता है बेटे उसको हम कहते हैं एनाटॉमी, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटे, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो ये था बेटे आज हमने 5 ब्रांचेस डिस्कस की हैं। तो फर्दर जो होगी ब्रांचेस हम बायोलॉजी को क्यों डिवाइड करते हैं मतलब ब्रांचेस के अंदर, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको मुकम्मल करेंगे।